बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जंग का आज तकरीबन आप समझ लें 5वां दिन, छठा दिन जंग का चल रहा है। तकरीबन 1045 लोग ईरान में शहीद हो गए हैं, 11 लोग इसराइल में जहन्नम चले गए हैं, 6 अमरीकी सिपाही कत्ल हो गए हैं, बहरीन में 1 बंदा कत्ल हो गया है, इराक़ में 2 लोग कत्ल हो गए हैं, कुवैत में 4 लोग कत्ल हो गए हैं, लबनान में 50 लोग शहीद हो गए हैं, यूएई में 3 लोग कत्ल हो गए हैं, कतर में 16 लोग इंजर्ड हैं, जॉर्डन में 5 इंजर्ड हैं, ओमान में 1 बंदा कत्ल हो गया। अब आप ये देखें कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पर्पस था कि हम जस्टिस दिलवाएं उस इलाके के लोगों को जहाँ पे ईरान जो है जुल्म और फस्तायत नाफिज करके बैठा है, ठीक है। और उस प्रोसेस में तकरीबन हम 1045 लोग शहीद कर देंगे, जिसमें से तकरीबन 80 यानी कि 180 छोटे बच्चे होंगे एलिमेंट्री स्कूल के। तो ये आपको सबसे पहले वॉर्प्ड मोरालिटी यानी कि दोगली मोरालिटी वेस्ट की नज़र आती, ठीक। दूसरा, आपको समझ आता है कि ये जंगें क्यों होती हैं। आपके सामने है कि जंग इसराइल की ईमा पे की जा रही है, और ये जंग खामेनी या न्यूक्लियर बम के लिए नहीं थी, ये जंग इंस्टेबिलिटी के लिए। अगर आप 2001 से, क्योंकि एक दुनिया है प्री 9/11, एक दुनिया है पोस्ट 9/11। पोस्ट 9/11 दुनिया को देखें तो 10 मुल्कों पे बड़े पैमाने पे अमेरिका ने या तो ग्राउंड इन्वेजन की है, या रजीम चेंजेस किए हैं, या ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, और बड़े पैमाने में 10 मुल्कों को जंग में इन्वॉल्व किया। वो सारे के सारे मुल्क कहीं ना कहीं इज़राइल की ईमा की वजह से वहाँ शामिल हुए थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो सोमालिया का जो सोमाली लैंड वाला इशू निकला है एकदम से वो हो, चाहे पाकिस्तान हो। ये सब मुसलमान ममालिक इसराइल की बंदूक की नोक पे थे और अमेरिका को मजबूर किया जाता था। हम एक पूरी लहदा सीरीज़ चला रहे हैं जो आप हमारे ईऑन क्लिप्स के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो आपको बताएगी हिस्टोरिकली भी इसराइल कैसे अमेरिका को यूज़ और अब्यूज़ करता रहा है। उसके लिंक्स यहाँ पे लगे होंगे, अब मैं सही दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ईरान का क्या वॉर स्ट्रेटजी है, मैं समझाता हूँ। यूक्रेन की जंग की वजह से जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे और जो इसराइल की डिफेंस में पिछले 2 साल में इस्तेमाल हुए हैं, 1/4 उनकी क्वांटिटी डिप्लीट हो गई थी। ये दोनों अमेरिका से आते हैं, ना यूक्रेन ना इसराइल की अपनी औकात या हैसियत है कि वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स बनाए। अमेरिका को पता है कि उसका जो मेन लैंड है वहाँ तक तो ईरान का बम नहीं पहुँचता, तो उसने अपने मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उसने मिसाइल इंटरसेप्टर्स वहाँ पे मूव कर दिए। लेकिन जंग के दौरान ने देखा कि उसने अपने मिसाइल इंटरसेप्टर्स हटा दिए और बेसिकली सारे इसराइल में पोजीशन कर दिए, और वहाँ पे वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अमेरिका को डाउन कर रहा है कि ये जंग शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते चले। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? पीट हेड्सवर्थ। वो कौन है? वर्चुअली आप समझो कि उनका वॉर कमांडर बना हुआ है, ठीक है, जो जंग को डिक्टेट करे। वैसे ये बंदा इंसेन भी है। इसकी कुछ अरसा पहले की आप अगर तकरीर देखें जहाँ पे ये पूरा बताता है कि कितना ज़रूरी है कि इसराइल और ग्रेटर इसराइल कायम हो, आपका डोम ऑफ द रॉक ख़त्म हो, वहाँ पे 3rd टेम्पल बने ताकि हज़रत ईसा वापस आ जाए। ये बंदा इस वक्त इसराइल की ईमा पे एक जंग कंडक्ट कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बस ये मैं बात यहाँ डालना चाहता हूँ। और मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि जो लोग नेगोशिएशन करने गए थे ईरान से, वो इसराइल को पहले रिपोर्ट देते हैं। मतलब उनका रिलेशनशिप, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हों, चाहे वो दूसरा चवल, उसका नाम क्या है, विटकॉव हो, वो नेतन्याहू से एडमिटेडली खुद डेली बात करते हैं क्या हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे भी पता चली है रिसेंटली कि जब अमेरिका इराक़ पे वॉर कर रहा था ना, तो पेंटागन के अंदर ना एक डेस्क होता है हर इलाके का। तो जो इराक़ डेस्क था, जब इराक़ वॉर चल रही है, जिसका पहला हाफ था इराक़ वॉर का, उस डेस्क को एक मुसाद एजेंट चलाता था, डिक्लेयर्ड। ताकि वो अमेरिकन नहीं था, मुसाद एजेंट था, बगैर डिक्लेयर्ड। तो क्लियरली आपको पता है कि ये जंग इसराइल की ईमा पे हो रही है, और इसराइल बार बार यूएसए को मिसयूज़ कर रहा है। लगभग अमेरिकन इकॉनमी का अभी तक $10 बिलियन कमिट हो चुका है, ठीक है, जो विड्रॉ नहीं होता, और जंग अब प्रोलॉन्ग ही हो रही है। ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। वो क्या कर रहे हैं,
उन्हें पता था कि अमेरिका ये जो दूसरी दफ़ा नेगोशिएशन कर रहा है, इसमें ये बेसिकली खामेनेई को अंडरग्राउंड से बाहर लाना चाहते हैं और उनको शहीद करना चाहते हैं। खामेनेई ने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शहीद होऊंगा और इससे उम्मत यूनिफाई होगी। ये उनकी एक डाइंग विश, एक सोच, फलसफा था। खामेनेई के शहीद होने से पहले ईरानियन पॉलिसी बन गई थी डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, अपनी रॉकेट फायरिंग कैपेबिलिटीज़, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो भी डिवाइड कर दी। अभी इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से वो बार बार एयर रेड कर रहे हैं, वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और वो उनसे नहीं हो पा रहे। और उस हर राउंड की जो कॉस्ट है अमेरिका की और इजराइल की वो बहुत ज़्यादा है, ईरान की बहुत थोड़ी है। ईरान बेसिकली ये गेम ऑफ वेट खेल रहा है कि आप कर लें ना, आपके पास जो डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लें, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके जहाज़ों को करीब आके इंगेज करना होगा, हमारे लिए आसान होगा उनको गिराना। आप इमेजिन करो कि अब चौथा जहाज़ भी गिर गया अमेरिका का, चौथा जहाज़ भी गिर गया, कितना डीमोरलाइजिंग होता है फ़ौज की। अगर पूछना है तो इंडिया से पूछ लो, जिनके 6, 7, 8, 10 गिरे थे। करो अरनाब गोस्वामी को फ़ोन कि कितना डिसहार्टनिंग होता है जब इतना सा मुल्क जिसमें जमहूरियत भी नहीं, इकॉनमी भी नहीं, वो आपके जहाज़ गिरा दे। तो ये चीज़ें ओवर टाइम मैटर करती हैं और इस वक्त वाज़े नज़र आ रहा है कि जिस एक्यूरेसी से ईरान ने अमेरिकन बेसिस तबाह किए हैं, इसके पीछे वही एक्यूरेट सैटेलाइट इमेजरी है जो पाकिस्तान के पास थी जब उन्होंने जहाज़ गिराए थे। और इवन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के पास, वो कहाँ से आया है? चाइना। आप इसको एक और तरीके से समझें, अमेरिका ने यूक्रेन के थ्रू एक वॉर गेम कराई रशिया के साथ, जहाँ पे अमेरिकन इक्विपमेंट चेकआउट हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने एक वॉर गेम कराई इंडिया और पाकिस्तान की, जहाँ चाइनीज इक्विपमेंट चेकआउट हुआ। अब चाइना ये वॉर गेम करा रहा है अपना इक्विपमेंट चेक करने के लिए। ये सब कुछ बैक वक्त हो रहा होता है जो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन की तरफ जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त क्या लग रहा है, जंग रुकते हुए नज़र नहीं आ रही। सोने पे सुहागा, इंडिया और ईरान जो बड़ी मोहब्बतें पींगे बढ़ाते थे, इंडिया जा जाकर उनको चूमता था, उनको लगता था कि जनाब हम मुसलमानों में दरार पैदा कर लेंगे, और टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल थे। हमारे लोग इतने स्टूपिड होते हैं। उन्होंने ईरान का बहरी जहाज सिंक करवा दिया और जब वो लोग पानी में डूबते हुए शहीद हो रहे थे, उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल्स दी, इंडियन कोस्टल गार्ड नहीं आया मदद करने। इंडिया जो छाती पीटता है ना कि हम सुपर पावर हैं, पेशाब निकल जाता है उनका अमेरिका का नाम सुन के। और पाकिस्तान एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अमेरिका को गद्दारी कर चुका है। खड़े लोग कहते हैं जनाब जयशंकर की आप पॉलिसी देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, उनकी चाइना से बनती है, रशिया से बनती है, अमेरिका से बनती है। उनकी बनती किसी, उनकी फटती है, सबसे बड़ा फ़र्क है। वो गुलाम है उनके, क्योंकि उनको वो आदत है ना, 2000 साल से बेचारे गुलामी में थे। कभी मुग़ल कर देते थे, कभी पठान आए कर देते थे, कभी सिख कर देते थे, कभी ब्रिटिश कर देते थे। तो वो एक उनके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, उसके थ्रू वो चल रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग इनफ अब ईरान को भी नज़र आ गया, दुनिया को भी नज़र आ गया कि ना इंडिया की ज़ुबान है ना अमेरिका की ज़ुबान है, क्योंकि अमेरिका ने डिप्लोमेटिकली बड़ा लूज़ किया है। देखिए जो मुल्क दावत करता है, गारंटी देता है कि जनाब आए टॉक्स करें, तो फिर उसकी एक वैल्यू होती है। जैसा कतर की वैल्यू 0 हो चुकी है। पूछे कैसे? उन्होंने जब हमास की टॉक्स करवाई हैं, इसराइल ने तब तक अटैक किया, तो हमास को पता चल गया कतर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब ईरान को पता चल गया अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, तो लिहाजा अब टॉक्स की ऑप्शन भी ख़त्म होगी और ये एक फॉरएवर वॉर बनते जा रही है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। यूएस सेनेट में जब ये चीज़ बहस होने को आई और इस पर वोट होना था, तो ट्रंप जीत गया और यूएस सेनेटर्स हार गए। और मैं समझता हूँ अमेरिकन लोग हार गए कि जनाब के ट्रंप की पावर्स चेक नहीं किए जाएंगे जंग में, उसको फ्री हैंड दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो पैसे स्पेंड कर सकता है, लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट। जब उनके नेचुरल इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे और उनको रिजर्व्स पे जाना होगा, वहाँ पे फिर एक दफ़ा पार्लियामेंट में बात जाएगी। क्योंकि आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ये जो इंटरसेप्टर होता है ना, इसको बनाने में भी 5 से 10 साल लगते हैं। यानी कि अगर आपने 100 ज़ाया कर दिए ना, तो कल नहीं, सवेरे नहीं, और को 12 बोर की बुलेट नहीं है जो मुनिशन डम से आई जाएगी, उसको बनाने में टाइम लगता है। टेक है ना, तो आप उसको किस चीज़ पे ज़ाया करें, ये बड़ा मैटर करता है। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ कुछ मुझे भी है, कि शायद सोशल इश्यूज़ पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि
कि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज़ के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख़, हमारी विरासत, हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। अमेरिका ने फिजिकल अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड से पहले वही हरकत की जो वो हर मुल्क में करते हैं। उन्होंने मिलिशिया ग्रुप्स आर्म करना शुरू कर दिए। उन्होंने एक एथनिक ग्रुप, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लोग सुने, एथनिक ग्रुप होता है लासानी बुनियाद पे कोई ग्रुप हो, उनको पकड़ा, उनको पैसे वेपन दिए। और ये तो बेचारे क्लासिकली हारे हुए कौम है वहाँ की कर्ड्स, ठीक है। इनको सदाम ने भी मारा, ईरान ने भी मारा, टर्की ने भी मारा, अभी उन्होंने टर्की से सुलह की। बहरहाल उनको इसने वेपनाइज किया और ये मूव करें। ईरान ने स्विफ्ट रिटॉर्ट करते हुए उनको पुश बैक करना शुरू कर दिया और सारा ने कहा द ग्रेट कर्ड्स शुड जॉइन विद अस, यानी ईरान, टू फाइट द इजरायली अमेरिकन नेक्सस। यानी कि ये जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं इनको फॉरेन फंडिंग होती है मेरे भाइयों। ये वही लसानी बुनियाद है। अब तो कहीं वो छोटी छोटी वीडियोस भी आ रही हैं, कोई बलोच का रैंडम कमांडर खड़ा हुआ है जो कह रहा है हमें भी फंड करें, हम ईरान पे हमला कर देते हैं सिस्तान बनाने के लिए। ये फॉल्ट लाइंस होती हैं यार आपके मुल्क। देखो मुल्क में नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जिसकी फैमिली से नाइंसाफ़ी होती है हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, सब्र का सबक दे सकते हैं, लेकिन मुल्क को दो टोटों में नहीं कर सकते। इट्स सिंपल एज दैट। ईरान ने भी जवाब दे दिया। और मेरी ज़ाती राय है कि जो कर्डिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये इतने ताकतवर नहीं है। हर चीज़ आईसिस नहीं बन सकती जो अमेरिका की ख्वाहिश होती है, क्योंकि बात पार्टी एक फॉर्मल आर्मी थी, मेन स्ट्रीम मुल्क को चला रही थी, तो उसके अंदर से आईसिस बनाना आसान था। यहाँ पे ये इस तरह है कि अगर IRGC फॉल करती है और वो आईसिस बने, लेकिन वो तो उस तरफ जाएंगे नहीं। तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम अमेरिका को फेस करनी है कि अगर फिजिकली वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड थ्रू कर्डिश मिलिशिया फोर्सेस करके पिन पॉइंट लोकेशंस नहीं आइडेंटिफाई करते चीज़ों के, तो उनको बार बार एयर रेड्स करने पड़ेंगे, बार बार मिसाइल्स मारने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। तो ये इस वक्त बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन है जहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि ईरान जीत रहा है, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ईरान जीत रहा है, ठीक है। कि न्यूक्लियर बम ना होने के बावजूद, एयरफोर्स ना होने के बावजूद आपसे रजीम नहीं हराई जा रही, टू बी फ्रैंक। और अगर आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड करने, तो मैं चले एक और बात कर देता हूँ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। ये 2001 नहीं है। अमेरिकन इकॉनमी बूट्स ऑन द ग्राउंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके हम आपको सिंपल मैथ्स बताते हैं, ठीक है। वो कोई काफ़ी हमारे सारे दोस्त हैं जो सुबह उठते हैं तो अमेरिका की खुशनुदी के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ें आप, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको पासपोर्ट नहीं देना, आप यहीं पे रहेंगे, उन्होंने आपको पैसे भी कोई नहीं देने। आजकल उन्होंने USAID बंद किया हुआ है। सितंबर 11, 2001 से 10 मुमलिकतों पे हमले हुए हैं, 9,40,000 लोग उन जंगों के अंदर। मुसलमान सारे शहीद हो गए, बाकी सारे कत्ल हो गए। मैं कहा ज़रा तफरीक करना आसान हो जाता है। $8 ट्रिलियन लगाए इन जगहों पे, जिसमें से फुल इन्वेजन्स 2 थी, इराक और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट $2.26 ट्रिलियन का था। अमेरिकन इकॉनमी ये बर्दाश्त नहीं करती। पूछे क्यों? आखिरी दफ़ा अमेरिकन इकॉनमी ने ये बर्दाश्त किया था, चाइना ने उनका डेट और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था। यानी कि जो अमेरिका ने इकोनॉमिक निज़ाम बनाया था जिसके तहत वो अनलिमिटेड मनीज क्रिएट करते थे, चाइना उसका फ़ायदा उठाता। अब उस तरह की मेजर एक्सकर्जन्स वो अफोर्ड नहीं करते। फिर मसला क्या होता है, जब इतनी बड़ी लेवल की ग्राउंड इन्वेजन होती है तो आर्मी का साइज़ इंक्रीज़ होता है। अमेरिकन आर्मी डिफरेंट है, मसलन कि वो जब रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रूप्स इंक्रीज़ करती है, वैसे डीकमीशन या बैठे होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं 3-4 हफ्ते के, और जो वॉर वेटरन्स होते हैं उनको फिर पेंशन भी देनी होती है। तो इतने बड़े सर्ज में इतनी फ्यूचर पेंशन को जब अक्यूमुलेट करते हैं तो इकॉनमी बोझ नहीं उठाती। तो ये है प्रॉब्लम कि अब वो इन्वेजन भी नहीं होनी, अब कर्डिश फाइटर्स भी नहीं कर रहे, तो क्या करें? हैं जी, क्या हो सकता है? और मैं आपको बड़ी अफसोसनाक और मैं दुश्मन की घटिया सोच का बताता हूँ। इजरायली रहबा ओपनली कह रहे हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई है कि अगर ये ईरान हमारे मिसाइल मार रहा है तो एक आधा मिसाइल हमें खुद ही मस्जिद अल-अक्सा में मार देना चाहिए। कहने जी ईरान ने मारा। इससे एक और चीज़ भी नज़र आती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। अब टर्की की तरफ एक मिसाइल चला गया, टर्की की एयर डिफेंस, नेटो की एयर डिफेंस ने उसको रोक लिया। ईरान ने फ़ौरन कहा हुजूर हमारा नहीं था,
और टर्की ने आगे से क्या बयान दिया, हजूर ये हमारे लिए नहीं, ये एक्चुअली ग्रीक बेस के लिए जा रहा था। यानी टर्की भी अवेयर है कि इजराइल शरारती है और ईरान भी जगह जगह क्लैरिफाई कर रहा है। यूएई की जो तबाही ईरान में चाह रहा है उस पर ईरान ने एक दफ़ा फ़ोन नहीं किया कि जनाब ये हमने नहीं किया। उधर तो उन्होंने कहा ये भी किया और जी चोरी भी ऐसा भी की थी, ठीक है। और साथ ही यूएई गवर्नमेंट देखो बड़ी ओपन सोसाइटी, 2 लाख दिरहम का जुर्माना हो गया कि अगर आपने गवर्नमेंट नैरेटिव के अलावा कोई नैरेटिव दिया, पड़ गई, डर गए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत उससे बेहतर थी कि जंग के दौरान यहाँ पे लोगों ने ओपनली बात की थी कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। वहाँ पे यूएई ऐसे फ़र्क क्यों? ये मुल्क नहीं है भाई, ये कौमें भी नहीं है, ये झत्ते भी नहीं है, ये छावनियाँ हैं, समझे। ये लाहौर कैंट में जितना बंदा रहता है ना उतना पूरे यूएई के रेजिडेंट नहीं होंगे जो उनके अमराती हैं। तो ये छोड़े, इन लोगों की बात ना किया करें। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लोगों की आंखें दुबई के हवाले से खुली हैं। कई दफ़ा लोगों को एहसास हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग ऐसी ऐसी चीज़ें यूएई की अब शेयर कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। पहले वो एक चकमा था जो लोगों को दिया हुआ था। अमेरिका कहता है जनाब हमने 2000 टारगेट ईरान में हिट किए हैं, तबाह कर दिए हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह कर दिए हैं, ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं, पूरा निज़ाम हिला दिए, 20 ईरानियन नेवी वेसल डुबा दिए हैं, सारे जहाज़ गिरा दिए हैं। लेकिन फिर भी ईरान मिसाइल मारता रहता है। तो कोई तो झूठ बोल रहा है ना। ये वही अमेरिका है जिसने कहा था कि न्यूक्लियर साइट कंप्लीटली तबाह कर दी है, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म। और उसी ट्रंप ने अब कहा कि जी चंद दिनों में उनको न्यूक्लियर बम मारा था। तो नथिंग इज़ द ट्रूथ इन द मॉडर्न डे एंड एज। आप कैसे डिटर्मिन करेंगे? इंटरेस्टिंगली इनफ बिल्कुल अमेरिका ठीक करेगा, उन्होंने 1000 साइट्स हिट किए हैं। उसके अंदर से हमें रेड क्रेसेंट बताता है कि तकरीबन 130 या 33 जो हैं वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, यानी वॉर क्राइम्स थे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अपार्टमेंट बिल्डिंग, मार्केट। अमेरिका प्लस इजराइल, यानी कि जेनोसाइड करना सिर्फ इजराइल का नहीं, अमेरिका का भी त्यौहार है। अब दोस्तों आगे क्या होगा इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसराइल ने सक्सेसफुली डिस्कॉर्ड क्रिएट कर दिया। आपके मिडिल ईस्टर्न और गल्फ कंट्रीज़ को नहीं समझ आ रहा वो क्या करें, ठीक है। पाकिस्तान का टाइम अप हो चुका है मेरी दानिश के मुताबिक। अब वो सिचुएशन चली गई है जहाँ पे ये जंग ख़त्म हो ईरान वाली और मामला किसी बेहतरी की तरफ जाए। अब पाकिस्तान को अगले आप समझें 30 डेज़ में डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हम किस तरफ खड़े हैं। क्योंकि अज़रबैजान ने डिसीजन लिया कि जनाब हम सऊदी अरेबिया की तरफ खड़े हैं, गालिबन कज़ाकिस्तान या किर्गिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया है, तो पाकिस्तान को भी लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अगर डिसीजन लिया सऊदी अरेबिया की तरफ तो पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी गारंटी चाहिए होगी, लेकिन गारंटी कौन देगा? अमेरिका दे नहीं सकता, उसने ईरान को गारंटी दी थी, अटैक हो गया, ठीक है। सऊदी दे नहीं सकता, इसराइल उसे कंट्रोल में नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान का रास्ता एक ही है और वो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है कि पाकिस्तान वर्चुअली 2 फ्रंट्स पे 24 घंटे 365 दिन जंग लड़ेगा, एक ईस्टर्न फ्रंट पे, एक वेस्टर्न फ्रंट पे, और देयर इज़ नो 2 वेज अबाउट इट। हाँ, उसके रिस्पॉन्स में हमारा पार्टनर चाइना इंडिया के नॉर्थ में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ी करेगा और हमारे नए नए भाई बांग्लादेश वो ईस्टर्न साइड पे कर देंगे। लेकिन अगर आप इसराइल से शुरू होकर अब बांग्लादेश तक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है, रशिया यूक्रेन से आपने यूरोप में कर दी है और साउथ अमेरिका में आपने टर्मोइल क्रिएट कर दी है, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होते हुए नज़र आती है, अनकरीब है। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने फाइटर मूव कर दिए हैं अपने मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स की सिक्योरिटी के लिए। यूरोप का भी बाहर मुल्क सामने, इटली सामने आ गया। मेलोनी कहती है कि जनाब हम भी भेज रहे हैं अपने लोग अपने मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स की प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, कतर ने लिक्विफिकेशन बंद कर दी है। अब इसे होगा क्या? बंद तो उन्होंने कर दी, जंग सवेरे ख़त्म हो जाए ना, वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। यानी मंडियों में वो सामान नहीं आएगा, मंडी डिप करेगी। और इंटरेस्टिंगली इनफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अभी तक वो क्लियर नहीं करवा पा रहे। चाइना को जो बहुत बड़ी हिट लगनी थी ना कि जनाब ईरान का हमने तेल बंद कर दिया, वेनेजुएला कर दिया, 4% और 14%, 4% वेनेजुएला से आता था, 14% ईरान से आता था। जंग से कुछ अर्सा पहले चाइना और सऊदी अरेबिया ने सबसे बड़ी ऑयल डील की है अपनी, यानी चाइना प्रीएम्प्ट कर चुका था जंग होगी, चाइना ने पहले ही ऑल्टरनेटिव डील बनाई हुई थी।
चाइना की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आप वर्ल्ड वॉर की बात करें तो एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ चाइना है, बेसिकली इनकी है। वो समझ आ रही है कि अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन करते जाओ, सौदे बनाई जाओ, लोगों को इकोनॉमिकली मजबूर करो और इंटरनली अपनी आर्मी इतनी स्ट्रांग कर दो कल को कोई अटैक होता है तो हम दिफा कर सकें। और अमेरिका अपने आप को ओवर एक्सटेंड किए जा रहा है, प्राइमरली इसराइली कहने के ऊपर। अब तो अमेरिकन पंडिट्स ने ओपनली बात करना शुरू कर दिया है कि किस तरह इसराइल जो है वो किसी मजहबी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। वो एक अलहदा सीरीज़ है जो मान बना रहा है एस्केटोलॉजी की, इंशाल्लाह वो भी देखिएगा। कोई खबर रह तो नहीं कि दोस्तों, काफ़ी कुछ कवर कर दिया। हमारी दुआ कीजिएगा, आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।